साल पहले बॉम्बे में वायलेंस अपने चरम पर था। जगह जगह अंडरवर्ल्ड मौत का नंगा नाच कर रहा था। दाऊद दुबई से बॉम्बे को ऑपरेट करता। कंपनी का नया बॉस बना था। अपने दहशत को बरकरार रखने के लिए अबू सलेम खुलेआम कत्ल कर रहा था। 150 के करीब ऑटोमेटिक वेपन बॉम्बे पहुंच चुके थे। एक एक करके 4 बड़ी हस्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक के बाद एक 4 बड़ी लाशें गिरती हैं। उस दौर का एक उभरता हुआ बिजनेसमैन प्रतीक जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी और एक नामी बिल्डर कुकरेजा सहित एक और शख्स की हत्या कर दी जाती है। 93 के उन बम धमाकों के बाद बॉम्बे पुलिस अंडरवर्ल्ड की सफाया में थी। इधर डी कंपनी के 2 शार्प शूटर बॉम्बे के लिए एक नया रक्त चरित्र रच रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री रेड, हमारी आवाज हमारे नए अंदाज में। दाऊद का शूटर बाला साहब को मार अब मुंबई से निकल चुका था। उधर इस खबर का पता बॉम्बे पुलिस को लग चुका था। इस खबर के बाद पूरे बॉम्बे पुलिस में हड़कंप था, क्योंकि बाला साहब को मारने जो शख्स इस बार मैदान में था वो किसी गली का आम गुंडा नहीं, मुंबई पुलिस का कमांडो राजेश इग्वे था। जुर्म और दहशत की दुनिया को अपना चुका राजेश इग्वे अब क्राइम की दुनिया का सबसे खूंखार राक्षस बन चुका था। एक ऐसा राक्षस बन चुका था जिसके बदन में वर्दी खाकी की होती थी, लेकिन गुलामी देश के गद्दारों की करता था। Series of 13 coordinated blasts ripped through Mumbai, leaving over 250 people dead, 700 others injured, and property worth 28 crores destroyed. 13 धमाकों ने मुंबई को दहला दिया था। Underworld Don Dawood Ibrahim has denied any role in the 1993 Mumbai serial blast. This organized crime really exploded in the 90s. My main focus was on Dawood Ibrahim. The deadliest terror attack India has ever seen. तिरानवे के उन बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस ने 18 करप्ट पुलिस वालों की लिस्ट तैयार की और उन 18 के 18 पुलिस वालों को मुंबई पुलिस से हमेशा हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया जाता है। और उन्हीं 18 पुलिस वालों में एक नाम था राजेश इग्वे का। सस्पेंड होने के बाद 18 के 18 पुलिस वाले बेरोजगार हो चुके थे, लेकिन राजेश इग्वे को इस बेरोजगारी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब खाकी की दुनिया को छोड़ क्राइम की दुनिया में एंट्री ले चुका था। यह वही वक्त था जब मुंबई में अबू सलेम का सिक्का चलता था। अबू सलेम दाऊद के हर टास्क को पूरा कर अब मुंबई का राजा बनना चाहता था। अबू सलीम का एक खास शूटर था सलीम हट्टी। अब राजेश इग्वे भी सलीम हट्टी के गैंग में शामिल हो चुका था। सलीम हट्टी के गैंग में शामिल होने के बाद सलीम हट्टी और राजेश इग्वे की जोड़ी खूब जम रही थी। इन दोनों ने पिछले 2 सालों में कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स को अंजाम दिया। 1995 आते आते राजेश इग्वे बॉम्बे में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। बिल्डर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, हर अमीर शख्स के जहन में एक डर फैल गया कि दाऊद के गैंग में एक ऐसा शूटर आया है जो मारते वक्त गोलियां नहीं गिनता और इतनी गोलियां मारता है कि मौत भी कांप उठती है। ये बात अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल चुकी थी कि डी कंपनी में एक खूंखार शूटर आया है जो दहशत और मौत का दूसरा नाम है। राजेश इग्वे के बारे में आम पुलिस भी अनजान थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वारदात के बाद सबूत कैसे मिटाए जाते हैं, क्रिमिनल को खोजने के लिए पुलिस कहां जाती है। राजेश इग्वे पुलिस के हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ था। वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ दिनों के लिए पुलिस से वो दूर रहता या फिर पुलिस कॉलोनी में छिप जाता। 93 के बम धमाकों के बाद मुंबई में 2 ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का जन्म हुआ। एक ओर थे हिंदू डोम तो दूसरी ओर थे मुस्लिम डोम। दोनों के बीच धर्म के नाम की एक दीवार खड़ी की जाती है। इस दीवार के चलते छोटा राजन और दाऊद के गैंग में आपसी संघर्ष होने लगता है। इस संघर्ष में वो लोग मारे जा रहे थे जिनका मुंबई अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं था। इस गैंगवार में एक दूसरे के रिश्तेदारों को निशाना बनाया जाता है। कई बेगुनाह लोगों को
बिना मतलब में मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ ऐसे लोगों को मार दिया जाता है जिनका धर्म जाति से कोई मतलब नहीं था। इस वक्त पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा तो कहीं हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। इस बदले की आग में पूरा बॉम्बे जल रहा था। गैंगवार के चलते राजेश सिगवे ने अपने आकाओं के कहने पर कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बार अब उसके निशाने में थे शिवसेना सुप्रीमो, हिंदू हृदय सम्राट द बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू और सनातन के सबसे बड़े लीडर थे। बाला साहब के सामने किसी में उंगली उठाने का साहस नहीं था और यहाँ राजेश सिगवे उन्हें मारने आ रहा था। बाला साहब को मारना तो दूर की बात थी, उन तक पहुंचना ही मौत को गले लगा लेने के बराबर था, क्योंकि हर वक्त बाला साहब के आसपास सैकड़ों लोगों की सुरक्षा होती थी। तब अबू सलेम ने बाला साहब को ठिकाने लगाने के लिए राजेश सिगवे को मैदान में उतारता है। इसकी दो वजह थी। पहली, राजेश सिगवे मौत से डरता नहीं था और दूसरी, क्योंकि राजेश सिगवे खुद हिंदू था तो उसके लिए बाला साहब तक पहुंचना औरों की अपेक्षा आसान था। राजेश ने अपनी पहचान, अपने ताकत का इस्तेमाल कर 7 नवंबर 1995 को बाला साहब के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करता है। 7 नवंबर 1995 का दिन आया। उस सुबह मुंबई पुलिस को अपने मुखबिर से एक खबर पता चलती है कि आज जो शख्स बाला साहब से मिलने आ रहा है वो टी कंपनी का एक सबसे खतरनाक शार्प शूटर है। वो बाला साहब से मिलने नहीं बल्कि बाला साहब को मारने आ रहा है। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई। उस टीम में एक से बढ़कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाता है। अब पुलिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पर इस शख्स को बाला साहब तक नहीं पहुंचने देना है। जगह जगह नाकाबंदी कर दी जाती है। हर गली, हर चौराहे पर पुलिस बल तैयार था। हर पुलिस कॉलोनी को एक छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि ये शख्स अक्सर बड़े कांड करने के बाद पुलिस कॉलोनी में ही छिप जाता था। जब वो शख्स पुलिस कॉलोनी से बाहर निकलता है तो पुलिस उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर कादिर खान ने उसके कान पर रिवॉल्वर लगाते हुए कहते हैं, भागना मत वरना यहीं ढेर कर दिए जाओगे। लेकिन राजेश सिगवे रुकने वालों में से नहीं था। उसने बड़ी चालाकी से कादिर खान पर अटैक किया, परंतु राजेश सिगवे की गोली चलती कि उससे पहले कादिर खान ने राजेश सिगवे को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे थे द डॉक्यूमेंट्री रेड। हमारी आवाज हमारे नए अंदाज में। अगर इसी तरह की शानदार डॉक्यूमेंट्रीज आप हमारे आवाज हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री रेड को, क्योंकि यहाँ ऐसा कंटेंट अब आता रहेगा।